पहला स्टॉक इस वीडियो का होगा ईसाब इंडिया लिमिटेड, जो कि वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। आज के दिन मैंने इस स्टॉक में एंट्री की है। मार्केट कैप कोई बहुत ज्यादा नहीं है। स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास ही है। डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा। आरओसी आरओई देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। डिविडेंड भी कंपनी बहुत ज्यादा देती है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो है, सब कुछ यहाँ पे देखने में अच्छा है। इवन मैक्सिमम टाइम का चार्ट भी देखेंगे तो लॉन्ग रन में काफी अच्छा दिखाई दिया है। ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा दिखाई देता है इसमें एंट्री करने की। अगर इस चार्ट को हम लोग चेंज करके 5 साल का कर दें तो देखने में ये ज्यादा बेटर लगेगा। आपके मंथली कैंडल वाले चार्ट में जाके आप प्रॉपरली चेक कर पाएंगे कि ये एक ब्रेकडाउन है या सपोर्ट पे है। ठीक है, ये आप होमवर्क कर लेना। मेरा इसमें एंट्री करने का रीजन मैंने आपको फंडामेंटल में बता ही दिया कि काफी अच्छा है। इसके फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं। पीई रेशियो भी देखेंगे तो आपको ईपीएस ऊपर जाता हुआ, मीडियन के नीचे इसका पीई दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं सोच रहा कि ये यहाँ से नहीं गिरेगा, गिर सकता है। वो लेवल भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने इसमें फर्स्ट टाइम एंट्री की है, थोड़ी क्वांटिटी ली है, जितने मैं लेना चाहता था उतनी नहीं ली है, सेफ साइड के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे ये स्टॉक फर्स्ट एंट्री करने के लिए खराब नहीं लग रहा। अब क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जैसे यहाँ 55 करोड़ का इसका रिजल्ट आया था, लास्ट टाइम 51 करोड़ का था, तो ज्यादा तो है लेकिन अपने लास्ट क्वार्टर से अच्छा नहीं है। लास्ट कुछ क्वार्टर्स का देखेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। ओके, तो इसकी वजह से अब देखिए, कुछ तो रीजन आपको मिलेगा ही इसके गिरने के लिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, राइट। न्यूज वाइज अगर आपको कोई रीजन दिखाई देता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे आके इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, सीएजीआर देखेंगे तो कुछ भी खराब नहीं दिखाई दे रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख ही लिया है कि मैक्सिमम किसके पास है, प्रमोटर के पास। उसके अलावा डीआईए के पास बहुत ही बड़ा स्टेक है। देखिए, पब्लिक में हम लोग क्या देखते हैं, कई सारे वीडियो में मैंने बोला है, पब्लिक में हम लोग ये देखते हैं कि स्टेक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पब्लिक का अगर स्टेक कम हो रहा है तो वो मेरे लिए पॉजिटिव। ओके, तो हर जगह से जब ये पॉजिटिव है तो मैं इसमें एंट्री क्यों ना करूं, ये मेरा इसमें पॉइंट था। इसीलिए मैंने आज इसमें इस पॉइंट पे एंट्री की है। हो सकता है, देखिए अभी प्राइस क्या चल रहा है इसका, अभी आपको प्राइस दिखेगा 4377। अगर इसको बहुत ज्यादा आज गिरना है तो मुझे लगता है 4200 के आसपास भी जा सकता है, 4220 तक भी जा सकता है। तो ओपन तो है ये बहुत ज़्यादा गिरने के लिए। लेकिन मैं इसमें अभी दोबारा एवरेजिंग नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क। मैं इसमें अभी बाइंग कर चुका हूँ और अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल एवरेजिंग जो मेरी होगी इसमें, इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2025 में अगर फाइनल एवरेजिंग मैं इसमें करूंगा तो 3450, इसके नीचे ही करूंगा। इसके ऊपर में अब मेरी इसमें कोई भी बाइंग नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल प्लान है इस स्टॉक के लिए। तो अगर ये स्टॉक आपको लगता है कि आपको खरीदना चाहिए, मैंने कुछ एडिशन किया है आपकी नॉलेज में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इसमें आप गिरावट देख सकते हैं। इसमें ही नहीं, आप जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट देख सकते हैं। किस लिए ये गिरावट हो रही है? ट्रम्प भाई साहब की जो टैरिफ इंक्रीज की अनाउंसमेंट थी उसकी वजह से आईटी के स्टॉक्स में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको प्रेशर देखने को मिला है। और ये प्रेशर और भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं प्रॉफिट में ही हूँ। बिकॉज आपने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैंने बताया था जब मैंने इसमें बाइंग की थी तो इस रेंज में हमने कहीं पे इसमें बाइंग, राइट। तो अभी भी हम लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट में हैं, लेकिन चांसेस हैं कि शायद हम लोग वापस लॉस में या फिर नो प्रॉफिट जोन में चले जाएं। लेवल्स की बात करेंगे उससे पहले फंडामेंटल्स में देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो कंपनी तो नो डाउट बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है। तो जो नए नए मार्केट में आए हैं, अगर मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं तो ये मल्टी बैगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी मल्टी बैगर तो नहीं होती है, प्रॉफिट बना के भले दे दे लेकिन मल्टी बैगर नहीं होती है। स्टॉक का पीई अभी चेक करेंगे तो इंडस्ट्री पीई से थोड़ा नीचे चल रहा है। डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऑब्वियसली दे रही है, बिकॉज अभी बुरा टाइम चल रहा है तो बुरा टाइम में डिविडेंड देती ही है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि कंपनी डेट फ्री है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रही हो, इसे हम लोग आगे जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे। Q3 के रिजल्ट्स जो आए थे वो ठीक ठाक आए थे, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे या पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक ही आए थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे। ओके, और अगर बात करेंगे एनुअल प्रॉफिट की तो एनुअल प्रॉफिट भी आपको जो है ठीक ठाक ही दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं दिखेगा। इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर वगैरह जो भी है, हर चीज़ आपको देखने में एवरेज ही दिखाई देगी। जैसा मैंने कहा, ये कंपनी आपको मल्टीपैगर रिटर्न बना के नहीं देगी। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड से बेटर अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप इस कंपनी में एंटर हो सकते हो, लेकिन वो भी अच्छे टाइम में। जैसा मैंने बोला, अभी यहाँ पे टॉप में अगर आप एंटर कर लोगे तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स कम बनेंगे। गिरावट में एंट्री करोगे, बुरे टाइम में, कंपनी के बुरे टाइम में या मार्केट में जब प्रेशर बना हुआ है तब एंट्री करोगे तो आगे जब भी दोबारा बुरा टाइम उसका चालू होगा तब भी आप प्रॉफिट्स में ही रहोगे या दूसरों के कंपैरिजन में बेटर पोजीशन में रहोगे, होल्ड कर पाओगे स्टॉक को। ठीक है,
तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ। म्यूचुअल फंड टाइप की भी जो कंपनीज होती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मैरिको हो गया, कोलगेट हो गया, बहुत सारी हैं, डाबर हो गया। तो इस तरह की कंपनीज को अगर आप इस तरह के बॉटम्स में बाय कर पाओ, तो लॉन्ग रन में कंपेयर टू दूसरे इन्वेस्टर्स आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं इस तरह की म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनीज। इसीलिए इन्फोसिस इन्फोसिस है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, इसमें मुझे स्टॉक चाहिए ही चाहिए करके फोमो में एंट्री करने की कोशिश मत करना, जैसा लोग रिलायंस में करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में करते हैं। इस तरह से करके आपको फायदा नहीं होगा। आप पैसा बनाने आए हो तो इतनी बड़ी कंपनीज में इतने हाई लेवल्स पे पैसे नहीं बनते। अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं, इसे ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एफआईआई और डीआईआई के पास मेजर होल्डिंग है, इवन गवर्नमेंट के पास थोड़ी बहुत होल्डिंग है, ना के बराबर, लेकिन जो कंपनी को मेनली चला रहे हैं वो एफआईआई और डीआईआई चला रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए पब्लिक का स्टेक जो है कम हो रहा है। तो ये क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, राइट। तो ये पॉजिटिव है। इसको देख के इसमें कुछ लोग एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग, अभी देखिए यहाँ पे पीई रेशियो कितना अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, ईपीएस भाग रहा है और पीई जो है नीचे चल रहा है अपने मीडियन से। ओके, तो एंट्री करना कोई खराब नहीं है अभी फिलहाल, अगर ये सब सब चीजें देखें तो एंट्री करना इस पॉइंट पे भी खराब नहीं है। तो दो पॉइंट से बात करते हैं। चलिए, कुछ लोग होंगे मेरे जैसे जिन्होंने यहाँ इस लेवल्स में एंट्री की होगी, तो ऑब्वियसली वो लोग क्यों यहाँ पे, मतलब नए लेवल्स पे, अभी प्रेजेंट लेवल पे एंट्री क्यों करेंगे? कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट। पूरे वर्ल्ड में जब आईटी के ऊपर प्रेशर है, उसका क्लियर रीजन मेंशन है, टैरिफ बढ़ रहे हैं, इससे इनकी रिजल्ट्स में अफेक्शन आए, मतलब अफेक्ट आएगा, अफेक्ट पड़ेगा, मतलब बुरे तरीके से अफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली स्टॉक नीचे जाने वाला है और नीचे जाने वाला है, राइट। तो मेरे पास अगर ये स्टॉक यहाँ पे है तो भी मैं एंट्री नहीं करूंगा। अगर मैं नया इन्वेस्टर हूँ तो भी मैं यहाँ फोमो नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ऐसा नहीं है कि अचानक से बिल्कुल सीधा भागना शुरू कर देगा, थोड़ा टाइम देगा। ओके, आराम आराम से जाएगा। अगर इसमें टर्न अराउंड आने वाला है तो आपको मालूम चल जाएगा। अभी मैं पर्सनली इसमें अगर एवरेजिंग वगैरह सोचना शुरू करूंगा तो 1350, 1350 के नीचे जाने पर ही मैं इसमें एवरेजिंग वगैरह प्लान करूंगा। और मान लो अगर बहुत ही बुरी गिरावट हो जाती है, जिसके चांसेस मुझे लग नहीं रहे, अगर बहुत ही ज़्यादा बुरी गिरावट इसी साल हो जाती है तो 1100 पे मैं इसमें एक फाइनल एवरेजिंग करूंगा। इस लेवल को आप भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज नए इन्वेस्टर्स पैनिक करना शुरू कर देंगे। मेरे हिसाब से अभी 1350 को मैं फिलहाल टारगेट करके चल रहा हूँ, इस लेवल को मैं भूल रहा हूँ, 1100 के लेवल को भूल रहा हूँ, 1350 पे अभी मेरी नज़र है। यहाँ से जब नीचे जाएगा तब मैं एवरेजिंग वगैरह जो भी करने वाला रहूँगा, बेस्ड ऑन दैट टाइम न्यूज़, दैट टाइम एनवायरमेंट इन मार्केट, आई लेट यू नो कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। तीसरा स्टॉक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आईसीआईसीआई बैंक। क्यों हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि टेलीग्राम में इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास ये स्टॉक है नहीं, लेकिन क्या कुछ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स, वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंपनी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो मल्टी बैगर तो नहीं बनेगी, लेकिन इसका अगर अभी स्टॉक का पीई आप देखोगे तो अभी भी, सॉरी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, अभी भी अपने इंडस्ट्री पीई से जो है ऊपर चल रहा है। तो जनरली मैंने बोला है बैंक वगैरह जो है ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के नहीं देते। बैंक के स्टॉक्स पे जितने लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है ना, जैसे आईडीएफसी हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, इस तरह के बैंक्स में पता नहीं बहुत ज़्यादा क्यों नए इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, सोचते हैं मल्टी बैगर हो जाएगा। कोई बैंक आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के कभी दिया ही नहीं है। तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर जाएं तो मल्टी बैगर रिटर्न बैंक से, बैंक वाले स्टॉक से तो नहीं आने वाले। हाँ, फ्यूचर में कुछ अलग अजीब कुछ रूल बन जाए जिससे कोई बैंक को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला हो जाए तो अलग बात है कि कुछ हिस्ट्री से पलट के कुछ हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता, खास तौर पे इतने बड़े बैंक के साथ। ठीक है, अब आईसीआईसीआई के दूसरे अगर फंडामेंटल्स वगैरह चेक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो दिखेगी, तो ऑब्वियसली इसको एफआईआई डीआईआई चला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फ्री कैश फ्लो वगैरह देखने की तो कोई मतलब ही नहीं है, फाइनेंस वाली कंपनी है। प्योटर्स की स्कोर देखेंगे तो फाइनेंस आपको ये बताता है कि एवरेज से बेटर है, राइट। इंटरेस्टिंग जो है वो इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट है। ओके, ये अगर मैक्सिमम टाइम का प्राइस चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक हमेशा से पैसा बना के दे चुका है, और यहाँ से जो इसने भागना शुरू किया बहुत तेज भागा है। ठीक है, तो ये जो आप टेलीग्राम में बोल रहे थे कि ये बहुत बुरा गिरेगा, वो रीजन ये हो सकता है। ठीक है, कई बार हमने डिस्कस किया है, खड़ी चढ़ाई मतलब खड़ी गिरावट। ठीक है, तो लेकिन अब इसके अगर फंडामेंटल्स वगैरह आप चेक करोगे ना, आप देखिए फंडामेंटल्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए प्रॉफिट्स इतने जबरदस्त देने की वजह से अभी ये मीडियन के नीचे ही इसका अभी भी पी चल रहा है। इतना भागने के बाद भी इसका प्राइस चार्ट हमने देखा कितना लाजवाब चल रहा है। गिरावट हुई है? नहीं हुई है। आप देखिए इसे 5 साल वाले चार्ट में देखिए,
कोई गिरावट दिख रही है? पूरी दुनिया में हर स्टॉक में गिरावट है, लेकिन इसमें देखिए क्या तेजी, मस्त तेजी चल रही है। थोड़ा बहुत करेक्शन फिर तेजी, थोड़ा करेक्शन फिर तेजी, इस तरह से चल रहा है। और इसके बावजूद अगर देखेंगे तो इसमें जो है मीडियन के काफी नीचे इसका पी चल रहा है, ईपीएस बिल्कुल पहाड़ भागते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो स्टॉक बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल के हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अगर अभी भी इस हाई लेवल पे भी कोई एंट्री करता है तो थोड़ा बहुत पैसा बन रहा होगा। स्विंग ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो इतने हाई लेवल पे एंट्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन लेवल्स देखिए कितने अच्छे हैं। ठीक है, अब इसको क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब नहीं है, पिछले क्वार्टर से खराब है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से चेक करेंगे तो आपको, सॉरी ये नहीं है, ये है, ओके, पिछले साल के सेम क्वार्टर चेक करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर इसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ईपीएस ने सब बता ही दिया, अभी इतना इंडिविजुअली चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये देखिए सेल्स ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट गया, सीएजीआर देखिए कितने अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली इतना भागा हुआ स्टॉक है तो सीएजीआर तो अच्छा दिखाना ही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आके चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, डीआई ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है कि पब्लिक का स्टेक जो है देखिए ये कंटिन्यूसली कम हो रहा है एक्चुअली। तो ये जा रहा है किनके पास? एफआईआई डीआई के पास, जो कि आईसीआईसीआई को चला रहे हैं। तो देखिए बॉस, अभी फिलहाल जो है ना, देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि कंपनी कोई बहुत गिरने वाली है या बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। रिसेंट टाइम में तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अगर कंपनी में कोई घपलाबाजी का न्यूज आता है, कोई फ्रॉड का न्यूज आता है, जैसा कि आईसीआईसीआई के पास्ट में कई बार आ चुका है, तो हो सकता है कि फिर ये बहुत बुरा गिरे। देखिए इसमें थोड़ी सी भी अगर बोलते हैं ना ठेस लगी किसी भी न्यूज की वजह से, तो ये बहुत बहुत ज्यादा बुरा गिरेगा, बहुत बुरा। ठीक है, क्योंकि लोगों के पैसे जिस कंपनी में ज्यादा बनते हैं ना, उसी कंपनी में उनको फियर ज्यादा होता है और उसी कंपनी में सेलिंग ज्यादा। तो वही एक कंडीशन दिखाई देता है जिसकी वजह से ये गिर सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। अगर ये ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोलिए या स्विंग ट्रेडर्स के लिए बोलिए, मुझे लगता है कि 1150 का अगर एक लेवल मिलता है ना, तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी के लिए बुरा नहीं है।